सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोग हिंदी की कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें कि पाठ दिए गए थे और कविताएं दी गई थी। जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन था वो उसमें समाप्त हो चुका है। जितनी की पाठ आने हैं या जितनी कविता आनी है वो हम लोग अब समाप्त कर चुके हैं। अब हमारे हिंदी में पूजा रचना भी एक किताब है। हम पूजा रचना में से जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है वो वाले पाठ आज हम करेंगे। तो उसमें से आज मैं आपको 3 पाठ करवाऊंगी, अभ्यास 7, अभ्यास 8 और अभ्यास 9। ये तीनों अभ्यास आज हम लोग करेंगे। पूजा रचना भी आप लोगों को सेमेस्टर का पोर्शन में ही है और एग्जाम्स में आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अभ्यास 7 हम सर्वप्रथम करेंगे। अभ्यास 7, अभ्यास 8 और अभ्यास 9, यह तीनों ही अभ्यास में संख्या के विषय में बताया गया है। संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार के हैं, ये मैं आपको पहले भी एक बार कक्षा में करवा चुकी हूँ। संख्या और संख्या के प्रकार आज हम लोग फिर से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि संख्या किसे कहते हैं और उसके प्रकारों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे संख्या क्या है या संख्या किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए जानना कि संख्या एक विकारी शब्द है, जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा शब्द का अर्थ नाम या पहचान है। जैसे कि अगर हम एक वाक्य का प्रयोग करें, आज रविवार है तो रविवार संज्ञा शब्द है। विद्यालय की छुट्टी है तो विद्यालय संज्ञा शब्द है। तब तो यह 2 शब्दों के उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया कि संज्ञा किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम संज्ञा की परिभाषा दें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं, जैसे रविवार, विद्यालय, किसी व्यक्ति का नाम, पिताजी, माताजी, बच्चों, इस तरह की, या किसी भाव यानी खुशी, दुख, इस तरह के शब्दों को जो व्यक्त करते हैं, इस तरह के शब्द व्यक्त करने वाले शब्दों को या पहचान करवा रहे हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी पुस्तिका में लिख लें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी प्रिय दोस्त का नाम सीता है, तो सीता शब्द जो है, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हुआ वह दिल्ली में रहती है, दिल्ली जो शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसका प्रिय खेल क्रिकेट है, तो क्रिकेट शब्द जो हुआ वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह के शब्दों में जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में पता चलता है, किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चलता है या किसी स्थान के विषय में पता चलता है, ऐसे चीजों का जहाँ बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसे अपनी पुस्तिका में लिखें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विद्यालय में अध्यापिका ने बच्चों को बताया कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, तो जो विद्यालय है वह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अध्यापिका जो शब्द है वह जातिवाचक है। बच्चों ने बताया यानी बच्चों जातिवाचक है और पौधे भी जातिवाचक है। परंतु अगर इसके स्थान पर हम लोग कहते हैं कि डिनॉबली स्कूल में किसी एक अध्यापिका का नाम लेकर हम बताते और बच्चों का नाम लेकर बताते, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। यानी कि जब हमने
किसी भी एक विद्यालय के बारे में नहीं बताया, सभी एक समूह और जाति के बारे में बताया, तो अब वहाँ जातिवाचक लगा। और अगर हम अध्यापिका का नाम लें यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। परंतु हम अगर किसी अध्यापक या अध्यापिका का नाम नहीं लेंगे, किसी वर्ग के बारे में बात करेंगे, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, कि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है, परंतु जातिवाचक में किसी वर्ग या समूह के बारे में बताया जाता है। गुलाब का पौधा बहुत सुंदर है, तो गुलाब जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु अगर हम बोले पौधे बहुत सुंदर हैं, तो पौधे अगर बात आ जाती है वर्ग या समूह की, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दशा और अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुणों के बारे में पता चले, किसी की दशा के बारे में पता चले, किसी की अवस्था के विषय में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि गुण, किसी के अंदर कोई भी अच्छी बात हो, किसी भी चीज़ के बारे में बताएं कि वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हुआ, बुद्धिमान हुआ भाववाचक संज्ञा। उसकी दशा और अवस्था का जो बोध कराए। इसी तरह स्नेहा एक अच्छी लड़की है, वह हमेशा अच्छाई का साथ देती है, तो अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है। वह बुराई का साथ नहीं देती, तो बुराई भाववाचक संज्ञा है। उसे हरियाली बहुत पसंद है, तो हरियाली भी भाववाचक संज्ञा हुआ। तो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें भावों के बारे में हमें पता चले या भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, ये सर्वप्रथम ध्यान रखने योग्य है। तो ये हम लोग अभ्यास 7 में हम लोगों ने परिभाषाओं के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे पृष्ठ 9 में ही जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में शब्दों को कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो पहला शब्द है बालक। तो जातिवाचक में बालक को भाववाचक में बदलना होगा, तो बालकपन कहलाएगा। तो बालक का बालकपन होगा। दूसरा है मानव का मानवता होगा। तीसरा है दानव, दानवता होगा। लड़का लड़कपन, चोर चोरी। सती सतित्व, पशु पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, बाल बालपन, चतुर चतुरता। तो इस तरह के जो शब्दों का परिवर्तन है जातिवाचक से भाववाचक, ये आपकी परीक्षा में आता है। ये आपको स्मरण करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ताकि आप ये लिख सकें। तो ये याद करने के लिए अब ये बहुत आवश्यक है। तो ये आपकी किताब में दिए हैं, ये आप लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा आपको परिवर्तित करना है, फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, और क्रिया से यहाँ भाववाचक। तो इस तरह आप लोग को ये परिवर्तित करना है। इसके पश्चात हम पाठ अभ्यास 8 में आएंगे। पृष्ठ 11 है। यहाँ पर दिया गया है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैंने आपको अभी संज्ञा की परिभाषा बताई। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उदाहरण के तौर पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, किसी स्थान का नाम दे सकते हैं, किसी वस्तु के विषय में बता सकते हैं, और किसी भाव के बारे में बता सकते हैं। तो आप समझ गए कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, और आपको वह लिखनी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैंने अभी आपको समझाया व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, यह भी आप लिखेंगे अपनी पुस्तिका में। फिर है जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये सब आप इसी ही किताब, पूजा रचना की किताब में ही करेंगे, हिंदी की पुस्तिका में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे प्रश्न है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो भाववाचक भी अभी हमने पढ़ा कि भाववाचक किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा पढ़ी, और उसका उदाहरण देते हुए अच्छाई, बुराई, सुंदरता, इस तरह की आप उदाहरण देंगे और उसको आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित संज्ञा भरिए। तो आपको यहाँ संज्ञा शब्द लगाने, जैसे वाराणसी में डैश नदी है, तो आप इसको किस तरह से, आप क्या लिख सकते हैं, वाराणसी में गंगा नदी है, तो गंगा संज्ञा शब्द हुआ, तो आप लिख सकते हैं वाराणसी में गंगा नदी है।
बाग में डैश चहक रहे हैं, बाग में पक्षी चहक रहे हैं, तो पक्षी क्या हुआ, संज्ञा शब्द हुआ, तो संज्ञा शब्द से आपको रिक्त स्थान बने हैं। अंगूर में डैश है, तो अंगूर में क्या होता है, अंगूर में मिठास है, अंगूर खट में खट्टापन है, तो आप लिख सकते हैं अंगूर में मिठास है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सामने कोष्ठक में दिए गए उत्तरों में से शुद्ध उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो रमेश भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक, तो आप लोग जानते हैं रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, कोई भाव नहीं है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक पे सही का निशान लगाएं। रामायण व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, रामायण विशेष पुस्तक का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक नहीं है। पुस्तक होगा तो जातिवाचक, तो रामायण व्यक्तिवाचक है। हाथी व्यक्तिवाचक है क्योंकि विशेष पशु का नाम दिया गया है। चतुराई भाववाचक है क्योंकि भाव के बारे में बताते हैं, तो भाववाचक पे सही लगाएंगे। आगे है खट्टापन, भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है, खट्टा भाव के बारे में बताता है, तो भाववाचक हुआ खट्टापन। इसके पश्चात अगला अभ्यास है अभ्यास 9, निम्नलिखित शब्दों में से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर नीचे लिखें। तो आपको मैंने बता दिया इन तीनों में अंतर, फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जंगल जातिवाचक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक है, दुष्टता भाववाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, राणा प्रताप व्यक्तिवाचक है, अनार व्यक्तिवाचक है, लाल किला व्यक्तिवाचक है, पाठशाला जातिवाचक है, बचपन भाववाचक है, दया भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, कोमलता भाववाचक है, विवेकानंद व्यक्तिवाचक है, विद्यार्थी जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, अमेरिका व्यक्तिवाचक है, पक्षी जातिवाचक है, ईमानदारी भाववाचक है, मिठास भाववाचक है, नदी जातिवाचक है, सजावट आपका भाववाचक है, बम्बई व्यक्तिवाचक है, कष्ट भाववाचक है। तो इस तरह मैंने आपको इन सब में व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक तीनों में बता दिया कि किस तरह से लिखना है। तो अब आप यहाँ पर व्यक्तिवाचक यहाँ लिखेंगे, जातिवाचक यहाँ लिखेंगे, भाववाचक यहाँ लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा और संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में जाना। तो आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।